मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था, अपने बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट कंप्लीट किया था। क्लियर है वो सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस में। आज अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस वाले कंसेप्ट्स है ना, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इफ और अनलेस वाले कंसेप्ट्स को आज मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। कल से अपने टॉपिक स्टार्ट होगा। कल मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव को आइडेंटिफाई करना, वो जो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो कल आप लोगों को जो बुकलेट मिली है, बुकलेट मिल गई क्या एक्सरसाइज वाली ना, उसको लेकर आना है कल आपको, ठीक है ना? क्योंकि एक्टिव पैसिव उसी के बिहाफ पर आप लोग करोगे। अगर बुकलेट लाए तब तो मैं आपको 20 मिनट में एक्टिव पैसिव करवा दूंगा, नहीं लाए तो फिर वो आप लोग अपने बिहाफ पर करते ही रहोगे फिर, है ना? 15-20 मिनट में हो जाएगा एक्टिव पैसिव पूरा। उसके बाद में हम नरेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? नरेशन के बाद में जैसे आज क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया ना, तो ये मान के चलो थर्सडे वगैरह में और इनमें नहीं आई मीन थर्सडे को अपना नरेशन हो जाएगा। देन फ्राइडे सैटरडे में अपना प्रेपोजिशन में कंप्लीट करवा दूंगा। आफ्टर दैट ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं जो हो कोई ऐसा अपना, फिर अपन कॉम्प्रिहेंशन वाला करेंगे नेक्स्ट वीक में। हाँ वो भी अभी डिस्कशन देखते हैं क्या रहता है या नहीं। अगर क्लासेस रही रेगुलर तो मैं कह रहा हूँ, जैसे क्लासेस तो फिर रहेंगी तो है नहीं, 18 से आपके एग्जाम है ना। फर्स्ट सेम के बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट? कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको दो तरीके के वर्ड पढ़ने हैं, एक तो इफ पढ़ना है और एक अनलेस पढ़ना है। इफ को पढ़ लेते हैं पहले। इफ के जैसे कंसेप्ट ही अनलेस फॉलो करता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, इफ हो, क्या हो, इफ हो, उसकी बात यदि हम करें तो यहां पर देखिए इसके साथ तीन तरह की कंडीशन चलती है। पहली कंडीशन जिसे हम कहते हैं पॉसिबल कंडीशन, ठीक है, या फिर हम इसे कहेंगे ओपन कंडीशन, या फिर हम कहेंगे प्रोबेबल कंडीशन। क्या कहेंगे? प्रोबेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि अभी भी आपके पास मौका बचा हुआ है, आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इस तरीके की चर्चा इसमें होती है। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर में तीन कंडीशन चलती है, यानी कि ये जो कंडीशन है ना, इसके अंदर में तीन तरह की कंडीशन और चलती है। एक चलती है आपकी जनरल कंडीशन, ठीक है, दूसरी चलती है एडवाइस, और सजेशन रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। तीसरी जो है उसे हम कहते हैं क्या, फिक्स्ड कंडीशन जो होती है, ठीक है। तीन तरह की कंडीशन होती हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। फिर दूसरी कंडीशन मेन कंडीशन में आती है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन, या फिर हम उसे कह सकते हैं इम्प्रॉबेबल कंडीशन, या फिर हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्या कहेंगे? हाइपोथेटिकल कंडीशन कहते हैं। और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं क्लोज कंडीशन, और या फिर हम कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन, क्लियर है? तो ये तीन तरह की कंडीशन है। पहली पॉसिबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, उसके अंदर में तीन कंडीशन है।
फिर इमेजिनरी और फिर अनफुलफिल्ड है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो हमारे 5 स्ट्रक्चर बनेंगे इनके अंडर में, ठीक है ना। अब 5 स्ट्रक्चर जो बनेंगे उनको आपको समझना है विशेष रूप से। पहली कंडीशन जिसे हमने कहा पॉसिबल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन के अंडर में 3 कंडीशन आती है आपकी। पहली कंडीशन जिसे हम कहते हैं जनरल कंडीशन, क्या कहेंगे, जनरल कंडीशन। और जनरल कंडीशन का रूल क्या है कि यदि इफ वाले पार्ट में आपको मिल रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट में आपको शैल, विल, कैन, मे, इनमें से किसी एक का यूज करते हुए फिर लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूट फॉर्म आपको लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, रूट फॉर्म आपको लगानी है। दूसरी जो आपकी आती है एडवाइस और सजेशन रिलेटेड जो कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर इफ वाले पार्ट में वही आपको क्या मिले, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले, तो दूसरे पार्ट में आपको शुड प्लस वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग कर लेना है, क्योंकि मॉडल के रूप में शुड ही बताता है एडवाइस सजेशन को। तीसरी कंडीशन है आपकी कौन सी, फिक्स कंडीशन। और फिक्स्ड कंडीशन जो होती है इफ में क्या करना है, इफ वाले पार्ट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, तो दूसरे पार्ट में भी आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना है, ठीक है। फिर आपकी दूसरी कंडीशन आती है जिसे हमने कहा इमेजिनरी कंडीशन। और इमेजिनरी कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपको इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म बोले तो एक तरीके से कह सकते हैं हम पास्ट, तो दूसरे पार्ट में आपको शुड, वुड, कुड, माइट का यूज करते हुए फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, रूट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, रूट फॉर्म लगा। इफ वाले पार्ट में यदि आपको दे रखा है क्या, पास्ट परफेक्ट बोले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिले, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले पार्ट में आपको शुड, वुड, कुड, माइट में से किसी एक का यूज करते हुए फिर हैव लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। हैव के बाद रूट फॉर्म क्यों लगेगी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यही तो रीजन है, क्योंकि इधर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म रहना जरूरी है, बैलेंस बराबर रखना जरूरी है। तो उधर थर्ड फॉर्म है तो इधर थर्ड फॉर्म, और इस पार्ट में मॉडल आना जरूरी है, और मॉडल अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता नहीं है, तो उन दोनों के बीच में एक रूट फॉर्म लगानी होगी, ऐसी रूट फॉर्म जो आपके थर्ड फॉर्म के साथ लग जाए। थर्ड के साथ लगने का टेंडर किसको मिला था, हैव की फॉर्म को, तो हैव लगा दिया। ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से, ठीक है। एक चीज आप लोगों को विशेष ध्यान रखनी है इसमें कि इफ वाला सेंटेंस जो होगा ना, तो इफ के इधर एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इधर एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों की दोनों का बैलेंस जो है ना, इनमें यानी इक्वल सेंस होनी चाहिए। इक्वल सेंस होने का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव सेंस तो दूसरी तरफ भी, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ भी नेगेटिव सेंस होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एग्जांपल से समझो एक बार, जैसे हमने कहा इफ यू वर्क हार्ड
यू विल पास द एग्जाम। ये मान लो सेंटेंस लिखा हमने, इफ वाला पार्ट आ गया, इफ वाले पार्ट में आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो अगले पार्ट में आपको विल प्लस रूट फॉर्म लगा दिया आपने, तो हो गया बैलेंस बराबर। और जनरल कंडीशन है ये। जनरल कंडीशन कैसे कि क्या ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करेगा एग्जाम पास करेगा ही करेगा? ये निश्चित नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी तो सभी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं। तो ये जनरल कंडीशन में काउंट होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में ये लिखूं, इफ यू वांट टू रिकवर सून you should follow your doctor's advice। ये सेंटेंस देखो, अब आप इफ वाले पार्ट में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, लेकिन चूंकि सेंटेंस एडवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए शुड प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आपने लगा दी। तीसरा सेंटेंस आप अगर ये कहते हैं इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, ये सेंटेंस आपने लिखा, इफ वाले पार्ट में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, दूसरे में विल प्लस रूट फॉर्म लिखी। क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या? अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग देखो, जनरल कंडीशन होगी तो ये रूल फॉलो करना है, एडवाइस सजेशन में ये रूल, अगर फिक्स कंडीशन का है तो ये रूल फॉलो करना है। तो मुझे बताओ, लास्ट वाला सेंटेंस है इफ यू हीट आइस, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो निश्चित है क्या वो पिघलेगी? पिघलेगी। कभी ऐसा भी है कि नहीं पिघले? नहीं है ना ऐसा। तो ये फिक्स कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जनरल कंडीशन नहीं है। और जनरल कंडीशन यदि नहीं है तो इसका मतलब ये यहां पर गलत है। यू हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन बोथ पार्ट्स, तो आपको यहां इट मेल्स करना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट? फिर इसके बाद में आता है आपका, इसके बैलेंस को समझाने वाला कंसेप्ट बता देता हूं मैं एक बार आपको। जैसे मैंने लिखा इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। मान लो ये सेंटेंस है इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। कौन बोल रहा गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि एक तरफ तो पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां अगर पॉजिटिव है तो इधर भी कैसा रहना चाहिए? तो यहां से आपको क्या हटाना है? नॉट हटा देना है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल इन द एग्जाम, अब सेंटेंस सही है कि गलत है? अब सही क्यों है? नेगेटिव है ना उधर तो। वेरी गुड। नॉट भी नेगेटिव और फेल भी, और दो नेगेटिव मिलकर कैसी सेंस देते हैं? तो दोनों तरफ पॉजिटिव सेंस हो गई। इसका मतलब आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखनी है, सेंस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है, तो ये सेंटेंस हमारा सही मान लिया जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? अब आती है नेक्स्ट में आपके दूसरी कंडीशन, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी कंडीशन है। और इस इमेजिनरी कंडीशन में एक बात याद रखना, वॉज इज नेवर यूज्ड। इस कंडीशन में सेकंड फॉर्म तो लगाते हो आप, भाई सेकंड फॉर्म लगेगी इफ वाले पार्ट में, लेकिन इसमें ध्यान रखना बी की सेकंड फॉर्म वॉज है ना, और वर्ब भी है। चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, वॉज लेने वाला सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, आई आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, कोई भी आ जाए, वॉज नहीं लगा सकते आप। आपको सभी के साथ क्या लगाना है?
वर ही लगाना है, ये विशेष ध्यान रखना। समझ में आई बात? तो इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम इमेजिनरी कंडीशन में, स्ट्रक्चर तो पढ़ ही ली ना, पर केवल एग्जांपल ही तो लिख रहे हैं अब। तो इसमें जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लिखूं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, एक तो यह है। और दूसरा सेंटेंस है, इफ आई हैड टाइम एंड मनी आई वुड लाइक टू हैव द पुअर चिल्ड्रन। हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। अब इस सेंटेंस को देखो, इफ वाले पार्ट में आपने क्या यूज किया, वर्ब का यूज किया, नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में वुड प्लस रूट फॉर्म आ गई। इधर भी इफ आई हैड, सेकंड फॉर्म में हैव की हैड, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में वुड प्लस रूट फॉर्म आ गई है। क्लियर? तीसरी कंडीशन इसकी आती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो आता है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। और अनफुलफिल्ड कंडीशन में तो तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, तो उसमें आपको क्या लिखना है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, या फिर हम कहेंगे इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव जॉइंड द पार्टी। ये मान लो सेंटेंस है, तो यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, तो अगले पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस जॉइंट यानी थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। तो ये कहता है अगर मैं वहां गया होता तो पार्टी ज्वाइन कर लेता, यानी मैं वहां गया नहीं, ये काम पूरा हुआ नहीं, तो काम अधूरा रह गया। जबकि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी हूं तो आसमान में उड़ पाऊं। हालांकि वो बात अलग है कि बचपन से हमको ये सिखाया गया कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता, इसका ट्रांसलेशन अगर करना है तो इफ आई हैड बीन अ बर्ड, ये होगा, फिर वहां पर हैड बीन अ बर्ड करना पड़ेगा आपको, वर से नहीं बनेगा। वर से तो सेंटेंस बनेगा यदि मैं पक्षी हूं तो आसमान, कल्पना तो इमेजिन तो उसी से होता है, होता ये तो पछतावा है कि मुझे किसी बाबा जी ने कहा था बोल बच्चा तुझे पक्षी बना दूं, कि नहीं महाराज ठीक है, अब पछतावा रहा, बढ़िया रहते पक्षी रहते तो खूब घूमते हैं, टेंशन नहीं रहती पढ़ाई लिखाई की, नहीं तो पछतावा हो रहा है ये तो, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, लेकिन पक्षी हूं। गाना भी है ना, मैंने बताया था आपको, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो पंछी बनूं, पक्षी बनती थोड़ी बोल रही है वो, तो कल्पना कर रही है, तो कल्पना इमेजिन इसी में होता है। ठीक है, तीन टर्म लिखवाई है मैंने, इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। तीनों एक ही कैटेगरी से संबंधित है होने को तो, लेकिन तीनों के मीनिंग में डिफरेंस है। इमेजिनरी तो होता है अभी भले ही ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हो सकता है भविष्य में बन जाऊं, है। लेकिन हाइपोथेटिकल होता है पूरा कल्पना पर आधारित होता है, ना भविष्य में संभव है ना अब संभव है। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है ये भाई, ना तो पक्षी बनने हम कभी। और इम्प्रोबेबल होता है 50% 50% चांस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो इफ आई हैड टाइम एंड मनी आई वुड लाइक टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, यदि मेरे पास समय और पैसा हो तो मैं ऐसा करूं, वो 50% 50% हो भी सकता है और नहीं भी। तो डिफरेंस है इन चीजों में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इफ वाली कंडीशन वाले आपके तीनों पार्ट हैं ये, इनको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद में अनलेस वाला है, फिर वहां पर आकर आपका ये कंप्लीट है। पहले नोट करो। ये कंडीशनल सेंटेंसेज हैं तनिष, जिसमें हमने तीन तरह की कंडीशन इफ के अंडर में पढ़ी है। मेन कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन, ओपन कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन इनका नाम है।
इनके अंडर में 3 कंडीशन आती हैं। जनरल कंडीशन जो अभी अपन बात कर रहे थे, मेजोरिटी ऑफ काम कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो, है ना। और एडवाइस और सजेशन रिलेटेड है। और एक फिक्स कंडीशन है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। और इमेजिनरी कंडीशन, ये अभी मैंने बता ही दिया था तुम्हें इमेजिनरी कंडीशन। और इसमें अनफुलफिल्ड कंडीशन में तो तूने ज्वाइन कर ही लिया था इमेजिनरी अनफुलफिल्ड में। अनफुलफिल्ड और क्लोज कंडीशन का मतलब अब दरवाजे बंद हो गए, ये हमारा हमने जो विचार किया था वो हुआ नहीं, काम पूरा हुआ नहीं ना, अब होगा भी नहीं, मतलब वो नया ही प्रयास करना पड़ेगा पुनः, फिर वो काम तो संभव नहीं, मौका निकल गया। हो गया भाई कंप्लीट। कल बुकलेट जरूर लेकर आना, साथ के साथ में कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करवा के आपको कॉन्फिडेंस में टेंस का भी बता दूंगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में तो हमें 15 मिनट ही लगेंगे केवल समझने में। और एक्टिव पैसिव और इनकी टेंस की दोनों की एक्सरसाइज करके बता दूंगा एक बार मैं आपको, वे कैसे इनको आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है ना। वैसे तो एरर वाले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही रहे थे टेस्ट पेपर में, तो पता तो है ही कैसे अटेम्प्ट करना है, और एक बार और मैं बता दूंगा। नहीं, आंसर की बन रही है ना, तो आंसर की मिल जाएगी ना तुमको। हाँ, पूरी डिटेल्ड आंसर की बना रहा हूं, इसी वजह से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। जहां एक्सप्लेनेशन की जिस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो मैं डायरेक्ट दे दिया। जैसे नो एरर है, तो नो एरर में क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो वो डायरेक्ट है। बाकी जिसमें भी एरर है ना, तो उसका रीजन भी अप्रोप्रिएट तरीके से दिया है कि भाई ये इसका रीजन ये है, वे ऐसा इसलिए है।